नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं सत्यम स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपनी बात करेंगे दो महत्वपूर्ण विधियों के बारे में। एक है प्रयोगशाला विधि और दूसरी है ह्यूरिस्टिक विधि। दोनों ही विधियां अलग अलग हैं, दोनों के मापदंड अलग अलग हैं, दोनों के कंसेप्ट अलग अलग हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। आज अपने बात करेंगे कि ये दोनों अलग अलग कैसे हैं और उनके कंसेप्ट क्या हैं, एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और आपको पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले अपने शुरू करते हैं प्रयोगशाला विधि, जिसको लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना भी कहते हैं। आप करो और सीखो के सिद्धांत पर ये विधि आधारित है। निरीक्षण करना व सीखना, आप कोई भी प्रयोग करते हैं वो प्रयोगशाला विधि के अंदर आता है। कोई चीज़ खोज करना वो ह्यूरिस्टिक विधि के अंदर आता है, जिसे H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग या हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने ह्यूरिस्टिक विधि का आविष्कार किया था। इस विधि में निरीक्षण करना और सीखने से क्या मतलब है? निरीक्षण करना व सीखने से मतलब है कोई नवीन ज्ञान नहीं, जो ज्ञान पहले से प्राप्त है उसी को ही आपको सिखाना है प्रयोग के माध्यम से। जैसे अगर आप गणित पढ़ा रहे हैं तो आपको चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसको प्रयोग के माध्यम से सिद्ध करते हुए समझना, यही प्रयोग है। आप प्रयोग कैसे करेंगे? एक गत्ते को चौकोर चतुर्भुज के आकार में कई तरीके से काटेंगे, त्रिभुज को भी आप बिना नापे किसी भी तरीके से काटेंगे और फिर उसको डी की सहायता से नापेंगे। तो आप देखेंगे कि उनका योग चतुर्भुज का 360 और त्रिभुज का कितना आता है? 180 आता है। इससे प्रयोग के माध्यम से बच्चे सीख जाते हैं भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जो पहले से प्राप्त ज्ञान है उसी को प्रयोग के द्वारा सिद्ध करना ही कौन सी विधि के अंदर आता है? प्रयोगशाला विधि के अंदर। करो और सीखो लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित है। और इस विधि में क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, इस पर अपने बात करते हैं। तो इस विधि में प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, क्योंकि आपको पता है ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है, एक पूर्णतः वैज्ञानिक है, क्योंकि विज्ञान के सिद्धांत पर कार्य करती है, प्रयोग करती है। प्रयोग ही विज्ञान का आधार है। अब अनुसंधान की प्रवृत्ति का विकास होता है। अनुसंधान विधि का फर्स्ट चरण है ये। अनुसंधान की जो प्रवृत्ति है वो प्रयोगशाला विधि से ही शुरू होती है। वहाँ पर वो प्रयोग करना सीख जाता है। करके सीखने का अनुसरण, कोई चीज़ करके कोई बच्चा सीखता है तो वो आसानी से उस चीज़ में निपुण हो जाता है। जैसे कोई टाइपर होता है, वो बार बार टाइप करता है उन्हीं अक्षरों को, तो एक टाइम ऐसा आता है वो सिर्फ पढ़ के बिना अक्षरों को देखते हुए भी टाइप कर लेता है, और वो भी बहुत स्पीड से। तो करके सीखने का अनुसरण करती है। गणित समझने के प्रति रुचि, क्योंकि जब कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट जब कोई काम करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग से सीखता है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से सीखता है। उसमें उसके प्रति रुचि पैदा होती है, किसी प्रकार की नीरसता नहीं होती, बच्चा व्यस्त रहता है। समस्या समाधान की योग्यता का विकास होता है। इस विधि में जब आप प्रयोग करते हैं तो जो सामने समस्याएं आती है उन समस्याओं को आप हल करते हुए सीखते हैं, तो आप अपने जीवन में भी कोई भी समस्या है उसको हल करना सीख जाते हैं। किस प्रकार समस्या का समाधान करना है, किस प्रकार समस्या का सामना करना है, वो इस विधि से आप सीखते हैं। अब दोष क्या है? अधिक खर्चीली विधि है, क्योंकि प्रयोग करेंगे अपने तो पढ़ाने से ज़्यादा खर्च होगा, ये स्वाभाविक है। विद्यालय की वर्तमान स्थिति के अनुसार नहीं है, क्योंकि विद्यालय में इस टाइप का वातावरण नहीं होता कि आप हर चीज़ को प्रयोग के माध्यम से सिद्ध कर पाओ, और ना ही इतने इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ना ही टीचर की योग्यता इतनी होती है, और ना ही इतने टीचर अवेलेबल हो पाते हैं। प्रत्येक प्रकरण को नहीं पढ़ाया जा सकता। प्रयोग के माध्यम से आप हर टॉपिक को नहीं पढ़ा सकते। कुछ ही टॉपिक होते हैं जिनको प्रयोग के माध्यम से आप पढ़ा सकते हैं। उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो इस विधि को नहीं समझ पाते, न ही प्रयोग का जो उद्देश्य है उसको समझ पाते हैं। इसलिए उच्च कक्षाओं के लिए ही ये विधि उपयोगी है। प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है और सावधानियाँ रखनी पड़ती है।
बहुत से प्रयोग ऐसे होते हैं जैसे साइंस के प्रयोग है जहाँ केमिकल रिएक्शन होती है, उनमें सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। अगर सावधानी से काम नहीं किया जाए तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए प्रयोगशाला विधि में सावधानी रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये तो थी प्रयोगशाला विधि जिसके बारे में अपनों ने जाना। अब अपने बात करते हैं ह्यूरिस्टिक विधि, जिसको हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया। तो दोस्तों अब अपने बात करते हैं ह्यूरिस्टिक विधि पर। तो ह्यूरिस्टिक विधि को मैंने आपको बताया भी, ह्यूरिस्टिक विधि को अनुसंधान विधि भी कहते हैं और इसको ह्यूरिस्को शब्द से ये विधि का आविष्कार हुआ है। ह्यूरिस्को शब्द लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मैं खोजता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ये ह्यूरिस्को शब्द का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है? मैं खोजता हूँ या मैंने खोज लिया है। अब जन्मदाता कौन है? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग या हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। अब इस विधि के गुण व दोष, उससे पहले इस विधि की दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी हैं जो एग्जाम में आती हैं, उसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। तो परिभाषाएं हैं, सबसे पहली परिभाषा H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने ही दी है भी, यह शिक्षण की वह विधि है जिसके द्वारा बालक को अच्छे अनुसंधानकर्ता एवं खोजी के रूप में देख सकते हैं। ये H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी है। दूसरी हर्बर्ट स्पेंसर ने दी है, बालकों को कम से कम बताया जाए व जितना अधिक हो उनको खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ये दोनों ही परिभाषाएं बहुत से एग्जामों में आई हैं जो हर्बर्ट स्पेंसर व आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी है। अब इस विधि के गुण व दोष पर बात करते हैं। तो इस विधि के गुण क्या हैं? इन गुण और दोष पर भी बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। भी गुण है, इस विधि में छात्रों की रुचि, वातावरण तथा जिज्ञासा को महत्व दिया जाता है कि बच्चे किस क्षेत्र में रुचि ले रहे हैं और वातावरण उनका कैसा है और उनकी जिज्ञासाएं क्या है। अब गृह कार्य इसमें नहीं दिया जाता है क्योंकि बच्चे खुद सीखते हैं, खुद अनुसंधान करते हैं और खुद ही उसको चेक करते हैं। विद्यार्थी क्रियाशील व अनुशासन में रहता है क्योंकि छात्र जब कोई प्रयोग करेगा तो वो क्रियाशील रहेगा और अनुशासन का भी इसमें पूरा ध्यान रखा जाता है। अनुसंधान की आदत का विकास होता है और इस आदत से बच्चे आगे जाकर बड़े अनुसंधान और उनमें सहायक होता है ये विधि, क्योंकि इस विधि के माध्यम से बच्चे में अनुसंधान करने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है और फिर वो बड़े अनुसंधान करने में भी सक्षम होने लगता है। अब इस विधि में कुछ कमियां भी हैं और हर चीज़ का पॉजिटिव पक्ष होता है तो उसका कुछ न कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है। तो क्या नेगेटिव है? छोटी कक्षाओं के लिए ये विधि उपयोगी नहीं है क्योंकि छोटे बच्चे अनुसंधान का महत्व नहीं समझ सकते हैं। वो उनमें इतनी अमूर्त बुद्धि नहीं होती है भी वो कुछ प्रयोग कर सकें, उनकी कुछ जिज्ञासाएं हों जिनको वो शांत करना चाहें, ऐसा कुछ उनमें नहीं होता है, इसलिए छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। दूसरा, समय अधिक लगता है क्योंकि अनुसंधान है, अनुसंधान एक प्रयोग होता है जिसमें कुछ नया खोजा जाता है तो उसमें कितना भी समय लग सकता है और ये चलो छोटे स्तर पर है तो इसमें कम समय लगता है और अगर अपने बड़े स्तर के अनुसंधान की बात करें तो उसमें सालों लग जाते हैं। अध्यापकों के शैक्षिक अवसरों को ये विधि समाप्त कर देती है। ये क्वेश्चन आया है कि ऐसी कौन सी विधि है जो अध्यापकों के शैक्षिक अवसरों को समाप्त कर देती है, तो वो है अनुसंधान विधि। इसमें अध्यापक का कोई रोल नहीं होता, वहाँ पर कोई शिक्षा नहीं दी जाती है, तो इसलिए यहाँ पर शैक्षिक जो अवसर हैं, जो पढ़ाने के अवसर है, जो शिक्षा देने के अवसर हैं, वो अध्यापक के समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी अनुसंधान विधि और प्रयोगशाला विधि। अब अपनी साइंस मैथ की विधियों में बात करें तो सिर्फ एक परियोजना विधि रही है जिसको अपने विस्तार से पढ़ेंगे, क्या उसके सोपान हैं, कैसे उसमें क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा अगर कोई आपको लगता है भी विधि बची है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर भी आपको वीडियो उपलब्ध करवा देंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।